नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक संधि और व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसके द्वारा बहुत सारे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। उसने वे सभी राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिए थे जिनका कोई भी अपना वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होता था। उन्होंने या तो किसी को गोद में लिया होता है या तो वहाँ का जो राजा होता है वो मर गया होता है, उसकी जगह जो है उसके मंत्री शासन कर रहे होते हैं या उनका कोई चचेरा भाई शासन कर रहा होता है। तो ऐसे वे सभी राज्य जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिए जाते हैं। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सहायक संधि जो है वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई थी, और आप जो है टिक करोगे लॉर्ड डलहौजी, और वहीं पर जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि सहायक संधि और व्यक्तिगत का सिद्धांत दोनों अलग अलग थे। दोनों को अलग अलग गवर्नर जनरलों के द्वारा जो है लागू किया गया था। काम दोनों का एक ही था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग था। और यही जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक संधि के बारे में, सब्सिडरी अलायंस, या इसे आप सब्सिडरी ट्रीटी भी कह सकते हो। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है लॉर्ड वेलीजली। लॉर्ड वेलीजली 1798 से 1805 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहता है। लॉर्ड वेलीजली जो है वो घोर साम्राज्यवादी था। मतलब वो चाहता था कि जब तक मैं गवर्नर जनरल हूँ तब तक मैं ब्रिटिश साम्राज्य में अधिक से अधिक भारतीय साम्राज्य को मिला दूंगा। और इसके लिए जो एक प्रस्ताव तैयार करता है जिसे हम कहते हैं सहायक संधि। इस प्रस्ताव को वो जिस भी राज्य के समक्ष में, कोई भी राजा है ठीक है, उसके समक्ष में रखता है। अगर वो उस संधि को अपना लेता है तो जो इसकी शर्तें हैं वो उस पर अप्लाई हो जाएंगी। अगर वो जो इसे रिजेक्ट करता है तो उससे जो है अंग्रेजी सैनिकों के साथ या ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जो है वो युद्ध करना पड़ेगा। आपको मैंने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, तो वो भी जो है इस सहायक संधि को रिजेक्ट करने पर ही होता है। ये जो लॉर्ड वेलीजली है वो टीपू सुल्तान के समक्ष जो है सहायक संधि रखते हैं, और टीपू सुल्तान जो है उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि शेर को कभी पाला नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद 1799 में श्रीरंगपट्टनम के किले पर जो है यहाँ पर इनका युद्ध होता है और यहाँ पर जो है टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो जो सहायक संधि है इसके द्वारा बहुत सारे राज्यों को जो है ब्रिटिश राज्य में जो है लॉर्ड वेलीजली के द्वारा मिलाया गया। लॉर्ड वेलीजली जो थे वो 1800 में जो है कलकत्ता में जो इनकी बस्ती थी फोर्ट विलियम में वो आईएएस भर्ती युवकों के लिए जो है एक कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1800 में, डेट याद रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज। आपसे पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलीजली ने की थी। अब बात करते हैं सहायक संधि की शर्तों पर कि सहायक संधि जी थी उसकी विशेषता क्या थी या उसकी शर्तें क्या थी। इसके तहत कहा गया कि जो भी राज्य सहायक संधि को एक्सेप्ट करेगा वो अपने राज्य में अपनी सेना नहीं रखेगा। उसके राज्य में जो सेना होगी वो ब्रिटिश सरकार की होगी या ब्रिटिशों की होगी या ब्रिटिश कंपनी की होगी, ठीक है। और इसके तहत कहा गया कि जो भी ब्रिटिश सेना जिस भी राज्य में होगी उसका पूरा का पूरा खर्च का या उसके पूरे के पूरे खर्च का वहन जो है उस राज्य का के राजा करेंगे, ठीक है। मतलब जो सेना होगी वो अंग्रेजों की होगी उनके राज्य में, लेकिन उनको जो पेमेंट की जाएगी वो उस राज्य के राजकोष से की जाएगी, ओके। इसके बदले में मतलब जो भी सहायक संधि को एक्सेप्ट करेगा उसके बाद जो उस राज्य का एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी मैटर होगा वो जो है वो अंग्रेज देखेंगे, और उनकी जो आंतरिक और बाह्य जो सुरक्षा होगी वो अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी। इस संधि में एक बात और ऐड की गई थी कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वो इसका पालन बहुत कम ही करते थे। उनका जो पूरा का पूरा इंटरफेरेंस जो है उस राज्य की पूरी मामलों में होता था। मतलब कोई भी पॉलिसी अगर लागू कर रहा है राजा तो वो सबसे पहले इन अंग्रेजों के द्वारा ही पहले रेटिफाई की जाएगी, उसके बाद जो है उस राज्य में वो अप्लाई होंगी। उसके बाद इसमें एक कहा गया कि कोई भी भारतीय शासक जो है वो विदेशी देशों के साथ जो किसी भी तरह की संधि नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग डर गए थे जिस तरह जो है टीपू सुल्तान ने बाहरी देशों को, जैसे कि नेपोलियन हो गया, कस्तूनिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके राजाओं को जिस तरह लेटर लिखे थे और उनके साथ संधियां हो रही थी, तो उससे डर गए थे। इसके बाद इन्होंने इस संधि में ये ऐड कर दिया कि कोई भी भारतीय शासक जो है किसी विदेशी शक्तियों से कोई संधि नहीं करेगा। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी रियासत, कोई भी राज्य जो है वो विदेशी राज्य रियासतों से राजनीतिक संपर्क नहीं साधेगा या राजनीतिक संपर्क स्थापित नहीं करेगा।
तो जिन जिन राज्यों ने भी सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था वो इस प्रकार है, और एग्जाम में यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सहायक संधि को किन किन राज्यों ने सबसे पहले अपनाया था और आपको उनका सीक्वेंस बताना था। तो सबसे पहले जो सहायक संधि को अपनाया था वो अपनाया था हैदराबादों के निजामों ने 1798 में, और उसके बाद अपनाया था मैसूर में 1799 में, जब जो टीपू सुल्तान होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम में इन अंग्रेजों से लड़ते हुए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो उसके बाद जो है अंग्रेज मैसूर को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। उसके बाद अब जो है 1801 में सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस को अपना लेते हैं। उसके बाद पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में। कम से कम आपको ऊपर के 3 तो याद रखने हैं कि सबसे पहले हैदराबाद ने, फिर मैसूर ने, फिर अवध ने 1798, 1799 और 1801 में अपनाते हैं। तो बहुत सारे और भी राज्य होते हैं जो इसको अपनाते हैं, जैसे कि जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया और जो भरतपुर है, ठीक है। बहुत सारे राज्यों को जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली इस संधि के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मिला लेता है। तो गाइज ये थी हमारी सहायक संधि। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति के बारे में। व्यपगत का सिद्धांत लाया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहता है। लॉर्ड डलहौजी भी जो था वो विस्तारवादी नीति को अपनाता है। वो चाहता था कि जो भारत है वो पूरी तरह जो है अब ब्रिटिशों के अधीन में आ जाए। उसने क्या किया कि व्यपगत का सिद्धांत लाया। व्यपगत के सिद्धांत को जो ही हम हड़प नीति भी कहते हैं, इसी को हम जो है शांतिपूर्ण विलय की नीति भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में कोई भी नाम पूछ सकता है कि शांतिपूर्ण विलय की नीति क्या थी, व्यपगत का सिद्धांत क्या था। तो ये एक ही चीज़ है, इन सभी का नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट ही है। आप इंग्लिश में इसको पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश में जो है इसका नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट दिया जाएगा। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति लाई जाती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके तहत जो है लॉर्ड डलहौजी कहता है कि कोई भी राज्य हो, कोई भी रजवाड़ा है, कोई भी रियासत है जिसका अपना कोई वास्तविक अधिकारी नहीं है, उसे जो है अंग्रेजी साम्राज्य में जो है मिला दिया जाए, उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाए। और इसके तहत जो लॉर्ड डलहौजी बहुत सारे राज्यों को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देता है। इसकी कुछ और भी शर्तें हैं, जैसा कि वे रियासतें जो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में नहीं थी और ना ही ब्रिटिश साम्राज्य को जो है कोई टैक्स देती थी, उनको भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाए। या बे रियासतें या बे राज्य जो कभी मुगलों के अधीन में थे या कभी मराठों के अधीन में थे, वे सभी राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन में आ जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने एक और शर्त रखी थी कि वे रियासतें जो अंग्रेजों के द्वारा पुनः स्थापित की गई, मतलब उनके राजा जो थे वो अंग्रेजों से हार गए और उनको जो है मार दिया गया। उसके बाद जो है वहाँ पर जो है अंग्रेजों का खुद का राजा है, तो वे राज्य भी जो है क्या होंगे, वो अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन में होंगे। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्य जो है मिलाए गए थे। इस नीति के द्वारा जो राज्य और रियासतें मिलाई गई थी वे थी, सबसे पहला जो था वो था सतारा रियासत को 1848 में व्यपगत सिद्धांत के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, और बघाट रियासत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को, इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कैसे जो है झांसी की रानी के जो बेटा मर जाता है, फिर झांसी की रानी जो है अपने एक और बेटे को गोद में लेती है और उसको जो है झांसी का राजा बनाना चाहती है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी जो है उससे जो है व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं 1853 में। उसके बाद आता है नागपुर को 1854 में। और मैं कहूँ तो जो 1857 की क्रांति होगी, जिसके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, जो 1857 की क्रांति थी उससे उसका जो सबसे मेन रीज़न, मतलब उसका जो तत्कालीन रीज़न तो वो था चर्बी का जो यूज़ करना, ठीक है। बट उसका जो लंबे टर्म, मतलब बहुत पीछे से जो रोष भारतीयों में पैदा होता आ रहा था, उसका एक रीजन ये भी था कि जो व्यपगत का सिद्धांत था, ठीक है। व्यपगत का सिद्धांत के तहत जो बहुत सारे राज्य जो उनसे छीन लिए गए थे और उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत क्रोध था, जिसमें झांसी की रानी भी एक थी। तो वो भी जो है 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति होती है, 1857 का जो रेवोल्यूशन होता है, उसका मेन एक कारण ये भी होता है, कौन, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति। ओके,
सो गाइस, ये थी हमारी सहायक संधि और व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स की नीति। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सहायक संधि जो है वो किसके द्वारा जो है लाई गई थी, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड वेलीजली के द्वारा। और अगर आपसे मैं पूछूं व्यपगत का सिद्धांत या हड़प की नीति या शांतिपूर्ण विलय की नीति जो है किसके द्वारा लाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो है सहायक संधि को किसने एक्सेप्ट किया था, तो हैदराबाद के निजामों ने एक्सेप्ट किया था इसको। वो कब? 1798 में। उसके बाद मैसूर ने 1799 में। उसके बाद जो है तंजौर भी आ जाता है, तंजौर ने 1799 में एक्सेप्ट किया था, लेकिन ज़्यादातर आपको वहाँ पर अवध मिलेगा 1801 का। अब हम अगर बात करें व्यपगत के सिद्धांत को सबसे पहले किसने अपनाया था, तो किसने अपनाया था? सतारा ने 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर ने 1849 में या 1849 में। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।